So, welcome student to the next session. So, we are continuing with the problems on Newton's laws of motion, first law, second law and third law. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अगले क्वेश्चन से. A lift is moving down. ये important है. With acceleration a. A man in the lift drops a ball inside the lift. The acceleration of the ball is observed by the man in the lift and the man standing stationary on the ground. तो देखिए पहले केस में जो हमारा ऑब्जर्व है वो इनसाइड द फ्रेम है, इनसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम है. और यहाँ पे कहा गया है कि लिफ्ट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो डेफिनेटली द पर्सन हु इज इनसाइड द लिफ्ट will experience an acceleration of the ball will be equal to g minus a, and the person who is outside the lift will experience, will observe the acceleration of ball is g. तो ये देखिए ऑब्जर्वर कहाँ है, इस पर ये बहुत डिपेंड करता है. अगर ऑब्जर्वर फ्रेम के अंदर है तो फ्रेम के अंदर स्यूडो फोर्स लगता है. आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो जी माइनस ए, और जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के बाहर है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो वो जो बॉल को गिरते हुए देखेगा एज एन विद एन एक्सलरेशन जी. तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है. ऑब्जर्वर हमारा इनसाइड द फ्रेम होगा तो हम जी माइनस ए लगाएंगे. आउटसाइड द फ्रेम होगा तो डेफिनेटली वो कितना ऑब्जर्व करेगा, जी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. In coming classes we will definitely discuss about the non inertial frame and inertial frames and pseudo force. बहुत सारी चीजें हैं जो इस बार के सेशन में हम लोग नए तरीके से करेंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट. इसे आप इम्पोर्टेंट मानिए. अब जैसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए. अगर लिफ्ट के अंदर हमने एक कॉइन को ड्रॉप किया तो यहाँ दो ऑब्जर्वर हो गए. एक ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर है, जो फ्रेम के अंदर है, वो देखेगा जी प्लस ए, और जो बाहर है, बाहर वाला देखेगा जी. क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम में है तो वो सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ जी को, ग्रेविटी को ही एक्सपीरियंस कर पाएगा. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन ही करना है. With what minimum acceleration can a fireman slides down a rope while break, breaking strength of the rope is 2/3 of his weight? तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो आप समझिए, मान लीजिए, कंसीडर करिए ये एक रोप है और रोप के लोअर एंड पर हमने एक मास को अटैच कर दिया है. तो mg इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो फोर्स है जो ग्रेविटी इस मास पे लगाएंगे, और t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. T is the tension in the string. तीन तरह के केसेस होते हैं, वो थोड़ा हम पढ़ेंगे पहले. टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो जब एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का जीरो है तब टेंशन किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा. अब सेकंड केस की तरफ आते हैं स्टूडेंट. अगर पूरा सिस्टम डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a मूव करता है तो ऐसे केसेस में टेंशन कितना होगा, mg माइनस ma. और तीसरा केस, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो डिटेल में समझा सकते हैं. मान लीजिए ये पूरा सिस्टम अपवर्ड मूव करता है विद एक्सेलरेशन a, तो ऐसे केसेस में जो टेंशन होगा mg प्लस ma होगा, मोर देन रियल वेट. तो यहाँ पर देखिए सेकंड केस में आप देखिए, पर
यहाँ पर मास m पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी ने लगाया कितना mg और एक स्ट्रिंग ने लगाया कितना t। तो मास m पर लगने वाला नेट फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नेट फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं mg माइनस टी। तो mg माइनस टी ही क्यों? टी माइनस mg क्यों नहीं? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन का फोर्स क्या होता है? पॉजिटिव। और नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस ma। इसी तरह हम तीसरा केसेस, ये तीनों केसेस आपको सबसे पहले मालूम होने चाहिए, केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब हम इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। एंड प्लीज टेल मी वेदर यू हैव नोटेड इट और नॉट, क्योंकि मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन ए फायरमैन स्लाइड्स डाउन। तो जो मास है वो स्लाइड डाउन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्लाइड डाउन कर रहा है। तो कौन सा केस लगेगा? फर्स्ट नहीं लगेगा, थर्ड नहीं लगेगा, स्लाइडिंग डाउन मतलब मूविंग डाउनवर्ड। तो हम लगाएंगे टी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो चलिए फिर आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे टी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप इज 2/3 ऑफ इट्स वेट। तो टेंशन के कारण ही रोप ब्रेक होता है। तो ये गिवन है 2/3 ऑफ वेट, 2/3 इंटू एम जी। एम जी माइनस एम ए, तो एम तो कैंसिल हो गया कॉमन हो गए, तो ये बचा 2g/3 इक्वल टू जी माइनस ए। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें। ए कैन बी रिटन एज जी माइनस 2g/3। सो एक्सलरेशन विल बी g/3। तो ये इसका आंसर आ गया g/3। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और कई बार अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हमेशा हमें याद रखना चाहिए 1 मिनट आंसरिंग पर बेस क्वेश्चन होता है। मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन वाले हो सकते हैं, लेंदी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होते हैं, 2 और 3 लाइन के आंसर वाले ही होते हैं। अब देखिए, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ ए मैन इन ए स्टेशनरी लिफ्ट एंड ए लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड with a uniform acceleration is 3:2, the acceleration of lift is। तो सबसे पहले हम weight of man in stationary lift को निकालेंगे। weight of man in stationary lift, let it is n1, and we know that n1 equal to mg, where we have considered that m as the mass of man। अब आगे weight of man in lift accelerating downward will be n2। We know that it is mg minus ma. So we have here made two equations. According to the condition given in question, n1 upon n2 is 3:2। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2n1 इक्वल टू 3n2। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2mg, 3mg माइनस ma। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2mg इक्वल टू 3mg माइनस 3ma।
So 3 ma will be equal to 3 mg minus 2 mg, that is mg. So acceleration will be g by 3. So correct answer is first. तो पहला ऑप्शन सही आ गया. बस आपको अपरेंट वेट के केसेस मालूम होने चाहिए. द अपरेंट वेट inside the stationary lift or inside the lift which is moving with constant velocity is always mg, and apparent weight inside the lift which is moving vertically upward with acceleration a will be equal to mg plus ma, and the apparent weight of mass inside a lift which is moving vertically downward is always mg minus ma. Okay, that can be done. There's no issue. आप वर्कशीट्स पूरा करिए. Okay, next question. The force exerted by a person on the floor of an elevator is more than the weight of the person if elevator is देखिए गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप. स्पीडिंग अप का मतलब होता है मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन. तो बी आंसर तो हमें लगता है सही आंसर होना चाहिए. गोइंग डाउन में तो आप जानते हो जो अपरेंट वेट होता है लेस देन रियल वेट होता है mg माइनस ma, तो सी आंसर नहीं हो सकता. एंड देखिए बी आंसर के बारे में हम सोचते हैं गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, ये भी नहीं हो सकता. गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन. देखिए गोइंग अप, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. n इक्वल टू mg प्लस ma. अगर a पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं स्पीडिंग अप. अच्छा गोइंग डाउन, अच्छा क्वेश्चन है. n इक्वल टू mg माइनस ma. अगर a निगेटिव होगा तो हम कहेंगे गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन एंड स्लोइंग. तो अगर a निगेटिव हो गया तो ये जो माइनस ए के नेगेटिव होने के कारण ये देखिए ए यहाँ नेगेटिव हो गया तो n विल बिकम mg प्लस ma. तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई. अब हमें समझ में आ गया कि हमारा ऑप्शन होगा एक तो बी और एक होगा सी. तो हमें टिक करना ए सी नहीं, ए डी नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड. तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं थ्योरेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और आप हमेशा जानते हो कि apparent weight is more than the real weight only in that case where mg is added to when mg is added to ma. when mg is added to ma तभी होता है. Next, a mass of 1 kg attached to one end of a string is first lifted up with an acceleration 4.9 meter per second square, then lowered with the same acceleration. What is the ratio of tension in string in two cases? तो देखिए पहले केस में तो मास क्या हो रहा है लिफ्टेड अप. तो पहले केस में टेंशन होगा T1 इक्वल टू mg प्लस ma और m गिवन है 1 और एक्सेलरेशन है g बाय 2. देखिए 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड g बाय 2 एंड दैट इज 4.9. ये ऐड कर लेंगे हम 3g बाय 2. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया. अब सेकंड केस में मास इज लोअर डाउन, तो इस केस में हम अप्लाई करेंगे mg माइनस ma. 1g माइनस 1 इंटू g बाय 2
so we will get it g by 2. Now we have been asked the about the ratio, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे t1 अपॉन t2, 3g by 2 अपॉन g by 2, ये g by 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आवर आंसर इज 3:1। तो देखिए अगर आपको अप्रोच क्लियर है तो हम बहुत जल्दी क्विकली एक्यूरेटली क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, now we are moving to the next question. So this is a revision course. The only purpose of this revision course is one and only one, कि हम कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें मिला है। द apparent weight of a man in a lift is W1 when lift moves vertically upward। तो हम जानते हैं जब लिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड हो मूव करती है तब अपरेंट वेट होता है mg प्लस एम ए। तो ये W1 को हम लिख सकते हैं mg प्लस एम ए। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड W2 व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग डाउन विद द सेम एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं जब लिफ्ट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड with the certain acceleration, then apparent weight is written as mg minus ma. In both the cases, the acceleration is same. That's why I have not taken a1 and a2. I have taken both are equal to a. Find the true weight of man and acceleration of lift. अब हम जानते हैं कि true weight of man क्या होता है। It is mg. Let it is equal to w. हमने क्या सपोज कर लिया, w सपोज कर लिया। तो अब देखिए W1 इक्वल टू हमारा इक्वेशन आया W प्लस एम ए, और दूसरा इक्वेशन हो गया W2 इक्वल टू W माइनस एम ए। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा W1 प्लस W2 इक्वल टू 2W। ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो रियल वेट हो गया मैन का W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय 2। ये तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है लिफ्ट का। Now we have to calculate the acceleration of lift. वो हम कर लेंगे, हम W की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। अब हम जानते हैं रियल वेट हो गया हमारा W इज W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज mg। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हम mg की इस वैल्यू को W1 प्लस W2 बाय 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन था mg प्लस ma, सो दैट इज W प्लस ma, W1 minus W equal to ma, and W1 is W1 plus W2 divided by 2 is ma. Take the LCM. 2W1 minus W1 minus W2 equal to ma. So we will get W1 minus W2 divided by 2 m. अब देखिए, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि mg क्या है, W है, तो m को हम लिख सकते हैं W डिवाइडेड बाय g। तो इस इक्वेशन में हमने m को लिख दिया W डिवाइडेड बाय g। तो एक्सेलरेशन होगा g इंटू W1 माइनस W2 अपॉन 2W, where W is the true weight of mass। आप चाहें तो W को क्या लिख सकते हैं, mg भी लिख सकते हैं। A very good question based on simple equations. So you can note down this.
Okay, student, let's move to the next question. Lift is going up. The total mass of the lift and the passenger is 1500 kg. The variation in the speed of the lift is as given in the graph. The tension in the rope pulling the lift at t equal to 11 सेकेंड. तो देखिए सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझेंगे. अब देखिए सपोज दिस इज O, दिस इज A, B एंड C. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्राफ के पोर्शन OA को. स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो ये एक्सेलरेशन बता रहा है. और देखिए हमेशा याद रखिए लिफ्ट इज गोइंग अप, एक्सेलरेशन. अब A to B velocity is constant, that is equal to 3.6 meter per second. B to C speed is decreasing, so it is retardation. It is retardation. पर एक बात स्टूडेंट याद रखनी है कि हमें ये कहा गया कि लिफ्ट कहाँ जा रही है. लिफ्ट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन. तो टेंशन इन द रो कैन बी रिटन एज mg प्लस ma. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है. तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस -3.6. क्योंकि स्पीड कम हो रही है इसलिए रिटार्डेशन है 10 to 12, दैट इज 2. सो रिटार्डेशन इज -1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, टेंशन वाले फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट. मास 1500 इंटू जी 9.8, मास 1500 इंटू -1.8. 1500 को कॉमन ले लो, 9.8 माइनस 1.8, तो हमें मिलेगा 9.8 में से 1.8 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8. तो 1500 इंटू 8. सो टेंशन विल बी, मल्टीप्लाई करिए 0 0 और कैरी ओवर 12,000 न्यूटन. अब स्टूडेंट पूछ सकते हैं सर आपने यहाँ tan थीटा नेगेटिव क्यों लिया. भाई कॉमन सेंस की बात है. बी पर स्पीड कितनी थी, बी पे स्पीड थी 3.6, सी पे स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई. तो रिटार्डेशन का केस बन गया. तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू, स्लोप हम जानते हैं स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, 0 पे पहुंच रही है. वेरी गुड क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए. नेक्स्ट वन देखिए, बर्ड केस प्रॉब्लम आ गया. अ बर्ड इज सिटिंग in a large closed cage which is placed on a spring balance. It records a weight of 25 Newton. Mass m is 0.5 kg. The bird, जिसका mass है 0.5 kg, flies upward in the cage with an acceleration 2 meter per second square. Spring balance will now record a weight of. तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर है वो 25 से ज्यादा है क्योंकि बर्ड क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है. तो देखिए, तो स्प्रिंग बैलेंस पे सबसे पहले mass of cage, let it is mc. Mass of bird, let it is mb. So mc plus mb into g is given as 25 Newton. That is our first equation.
और मास ऑफ केज हम निकाल लेंगे। जी को 10 ले लेते हैं, ये हो गया 10 मास ऑफ केज, 10 इंटू 0.5, ये 5 हो गया 25। अब क्या होगा, 10 mc इक्वल टू 20, तो मास ऑफ केज कितने आ गया, 2 kg। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले तो आप मास ऑफ केज निकाल लीजिए, कितना आ गया, 2 kg। तो जो हमें दिया हुआ है ना वेट 25 न्यूटन, हमने उसकी हेल्प से मास ऑफ केज को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताना है कि व्हेन बर्ड फ्लाइज अपवर्ड इन द केज, केज फ्लाई नहीं कर रहा, बर्ड फ्लाई कर रही है। तो देखिए स्प्रिंग बैलेंस, अब रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कैसी होगी, देखिए रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस mc इंटू जी, क्योंकि केस तो मास ऑफ बर्ड इंटू जी, क्योंकि बर्ड फ्लाई कर रही है, तो उस केस में अपरेंट वेट का रीडिंग होता है mg प्लस m। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2g मास ऑफ बर्ड 0.5g, 0.5 एक्सलरेशन इज 2g, g को 10 रख दीजिए, 0.5 इंटू 2 दैट इज 1, 2 इंटू 10 20, 5 plus 1, so the answer is 26 Newton. So it is the best question in this session. इस सेशन का ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। और ध्यान रहे, मैं आपको दोबारा प्रीवियस स्लाइड पे ले पढ़ चलता हूँ। ये जो डेटा दिया हुआ था आपका 25 न्यूटन, इससे हमें सबसे पहले केज का मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि केज फ्लाई नहीं कर रही, बर्ड फ्लाई कर रही है। तो जो अंदर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, मास ऑफ केज इंटू जी, और बर्ड के लिए फॉर्मूला लग जाएगा mg प्लस, बर्ड के लिए फॉर्मूला लग जाएगा mg प्लस m। सो 26 न्यूटन। अब देखते हैं कौन सा आंसर है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन बर्ड केज प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, इस सेशन को हम एंड करते हैं और we'll continue with this. If you want any doubts, so we can have a doubt class early in the morning on Sunday on projectile motion. Please do inform.